आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोपीय राष्ट्रवाद, ये पूरा चैप्टर समझने वाले हैं बहुत ही कम समय में। यह एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल है और दूसरे हाथ में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, आखिर फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों? फ्रांस की राजधानी जो पेरिस होती है वहां के लोग सड़क पर उतर आते हैं और फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा हो जाती है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? जर्मनिया जर्मन की थी, नारी रूपक, और ये बलूत वृक्ष के पत्तों का एक मुकुट पहनती थी। तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोपीय राष्ट्रवाद, ये पूरा चैप्टर समझने वाले हैं बहुत ही कम समय में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यूरोपीय राष्ट्रवाद चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं और कम समय में ज्यादा चीजें करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कम समय में ज्यादा, शिवम सर का वादा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूरोप तो आप समझ ही गए होंगे कि एक महाद्वीप है, और अगर हम बात करें राष्ट्रवाद की, वाद का मतलब होता है विचारधारा, यानी कि देश प्रेम की विचारधारा, इसको बोला जाएगा कि भैया राष्ट्रवाद। देश प्रेम सर, जैसे हम अपना तिरंगा झंडा देखते हैं तो हमें यह लगता है कि भाई ये मेरा अपना झंडा है, ठीक है। हम कोई गीत सुनते हैं, राष्ट्रीय गीत सुनते हैं, राष्ट्रीय गान सुनते हैं तो लगता है कि यह हमारा अपना राष्ट्रीय गीत है। वैसे ही लोगों के अंदर ये भावना किस प्रकार से उत्पन्न हुई होगी, इन सारी चीजों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ? तो वो देश था हमारा फ्रांस। और होता क्या है कि एक फ्रांसीसी कलाकार होते हैं जिनका नाम होता है फ्रेडरिक शॉरियो। फ्रेडरिक शॉरियो क्या करते हैं, अपने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाते हैं और इस 4 चित्रों की श्रृंखला में उन्होंने दिखाया कि भैया एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल है और दूसरे हाथ में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि भैया देखो, ऊपर जो है ना, यहाँ पे ईसा मसीह, संत और कुछ फरिश्ते हैं, और उसके बाद नीचे क्रांतिकारी हैं। ये फरिश्ते आशीर्वाद दे रहे हैं जबकि क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं? क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ ऐसी संस्थानों के मुकुट, या कहें कि कुछ ऐसी संस्थानों के अवशेष पड़े हुए हैं, राजाओं के मुकुट पड़े हुए हैं जो कि कैसे राजा थे? निरंकुश राजा थे, जिनके ऊपर किसी का अंकुश ना हो। ये फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शॉरियो ने इस चित्र को तैयार किया था। उसके बाद अगर आगे बात करें तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा। बच्चों, फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो सबसे पहले देखा गया कि भैया राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। लोग ये जानने लगे कि भाई देश नाम की कोई चीज होती है, देश प्रेम कुछ होता है ना। राज्य को राष्ट्र में कैसे बदला जाएगा उसके बारे में लोग सोचने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक शक्ति के रूप में राष्ट्र का विकास हुआ। एक शक्ति के रूप में, जैसे भारत क्या है? भारत एक तरीके से कहे कि भाई ये पूरी दुनिया की शक्ति है। अमेरिका क्या है? दुनिया की शक्ति है। वैसे एक शक्ति के रूप में एक देश का किस प्रकार से विकास हुआ, ये सब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। और भाई ये फ्रांसीसी क्रांति होती क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वहां पे एक राजा था जिसका नाम था लुई शोल्वे। अब ये जो लुई शोल्वे राजा था वो एक निरंकुश राजा था, और वहां पे जो राज करता था तो वो राज बहुत गंदे तरीके से करता था। वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। तो उस राजतंत्र का जो है समापन हो जाता है, और क्योंकि क्रांति होती है, और उसके बाद प्रजातंत्र जो होता है वो शुरू हो जाता है। और कुछ जो शिक्षित लोग होते हैं वहां के, वो लोग जैकोबियन क्लबों को बनाने लगते हैं, और ये इसमें शिक्षित वर्ग वाले लोग भी थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि क्रांतिकारी लोग भी थे। इसके बाद आगे करें तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों के अंदर सामूहिक पहचान की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। सामूहिक पहचान का मतलब कि हाँ, अपनापन की भावना, कि भाई जैसे आप एक समूह में रहते हो, आप अपने गांव में रहते हो, तो आपके गांव को लगता है कि भाई ये मेरा गांव है, ये मेरे गांव के हैं। कहीं बाहर आप जाते हो, आपके गांव को कोई दिख जाता है तो आपको लगता है अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे टहल रहे हो। तो ये हुई एक सामूहिक पहचान की भावना जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों के अंदर उत्पन्न होने लगी। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पितृभूमि और नागरिक पर जोर दिया गया। होता क्या था कि पहले राजा का बेटा ही राजा बन जाता था, है ना। नागरिकों को कुछ अधिकार ही नहीं था। तो भाई पितृभूमि यानी पिताजी की भूमि, और साथ ही साथ नागरिक शब्द, इन सब चीजों के बारे में खोज होना स्टार्ट हो गई, इन पर जोर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली, जो भू संपत्ति अधिकारी थे
भू संपत्ति अधिकारी थे, वो उन उसके बाद वहाँ पे एक नेशनल असेंबली का गठन होता है, भू संपत्ति अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे फ्रांसीसी ध्वज जो होता है वो चुना जाता है, ठीक है, जिसमें 3 कलर होते हैं, वो आप वहाँ देख सकते हो। और उसके बाद फ्रेंच भाषा जो है वहाँ की जो है भाषा चुन ली जाती है, फ्रेंच भाषा को वहाँ की राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया जाता है, ठीक है, जो कि पेरिस में बोली जाती थी। फिर उसके बाद बात करें एक समान नाप-तौल की पद्धति, क्योंकि लोग नाप-तौल भी अलग-अलग तरीके से करते थे, तो एक समान नाप-तौल भी की पद्धति भी आ गई। और उसके बाद नेशनल असेंबली का गठन हुआ, वहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, तो आप उसको एक जगह पे लिख लेना। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, आखिर फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों? तो वहां का जो राजा था लुई 16वें एक बहुत अयोग्य राजा था। वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, और अत्याचार करने के कारण लोगों ने सोचा कि भैया ये अत्याचार अब हम नहीं सह पाएंगे। वो बड़े बड़े जो लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके साथ वो बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग था, उनको वो बहुत परेशान करते थे। तो ये एक कारण था कि वो अयोग्य शासक था। फिर आगे बात करें मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग जो बच्चों था वो एक पढ़ा लिखा वर्ग था। कैसा वर्ग था? एक पढ़ा लिखा वर्ग था। और इस वर्ग का जब उदय हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति का एक बहुत मुख्य कारण यह बन जाता है। फिर आगे बात करें मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मजदूर वर्ग वहां का जो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो चाहता है कि भैया हमें आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार बहुत होता था, बंधुआ मजदूरों के तरीके से काम करना पड़ता था, सही तरीके से वेतन भी नहीं मिलता था। फिर उसके बाद बात करें आम जनता की दयनीय स्थिति। जो वहां के लोग होते थे उनको मजबूर किया जाता था काम के लिए, उनको वहाँ के जो लोग होते थे उनको मजबूर किया जाता था कि ये कपड़े ही पहनना है, ये वाली भाषा ही बोलनी है। तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और साथ ही साथ आज़ादी पर प्रतिबंध, है ना, लोगों को बोला जाता था कि भैया पूजा नहीं करोगे या पूजा पाठ नहीं करोगे, यानी किसी एक धर्म को नहीं मानोगे, जो हम कहेंगे बस वही मानना पड़ेगा। तो ये सब थे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं नेपोलियन की। नेपोलियन क्या था? नेपोलियन एक तरीके का इस प्रकार का राजा था जो कि फ्रांस में आने पर इसने फ्रांस को संभाला, लेकिन फ्रांस की जो कमजोर सत्ता थी, क्योंकि लुई 16वें का अंत हुआ था, कमजोर सत्ता थी फ्रांस की तब, और तब उसने क्या किया, पूरे फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन ये अच्छा राजा था, फ्रांस के बारे में सोचता था। इसका जन्म कहां पर होता है? इसका जन्म होता है 1789 में होता है, सॉरी 1769 में इसका जन्म होता है, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। फिर बात करते हैं भैया, जब इसका जन्म हो जाता है, जन्म के बाद ये जो है फ्रांस में आता है, और 1796 के आसपास ये युद्ध लड़ना जो है वो शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, इसने पूरे फ्रांस के ऊपर कब्जा किया, और 1804 ईस्वी में इसने अपने कोड को जारी कर दिया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद बात करें, इसने भूदासता और जागीरी को जो है वो समाप्त कर दिया, यानी जो भूदासता का मतलब कि भैया गुलामी, उसको ये इसने समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद जन्म के अधिकार पे विशेषाधिकार, पहले होता क्या था कि राजा का बेटा ही राजा बन जाता था, तो वो वाली प्रथा भी इसने समाप्त कर दी। फिर उसके बाद यातायात और संचार व्यवस्था को इसने सुधार दिया, और नाप तौल की एक समान पद्धति भी ये लेकर के आ गया। तो नेपोलियन ने ये सारी चीजें की थी। पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि नेपोलियन का फ्रांस पे अधिकार जब हुआ तो नेपोलियन ने क्या किया, ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं जॉल वेराइन शुल्क संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जॉल वेराइन शुल्क संघ जो है वो क्यों स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया। तो जॉल वेराइन शुल्क संघ एक शुल्क संघ होता था कि एक राज्य से जब दूसरे राज्य में जाते थे तो कुछ क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो शुल्क अवरोध थे इनको समाप्त कर दिया गया। और ये किसकी पहल थी, यानी किसने इसकी शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की प्रशिया ने। और प्रशिया क्या था, यानी कि प्रशा क्या था, वो जर्मनी का एक राज्य होता है। और इसमें मुद्राओं की संख्या को घटा करके कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। आप अगर मेरा लॉन्ग वाला वीडियो देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, पर मेरे द्वारा बोला मुंह से 2 ही गया है। तो आप अपने नोट्स में सही कर लेना कि मुद्राओं की संख्या को बढ़ा करके 30 से घटा करके कितना कर दिया गया है, 2 कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, फ्रांस में जो जो चीजें होती थी ना, वो चीजें यूरोप में भी होती थी। अब यूरोप में ना जो समूह थे वो 2 तरीके थे, 2 तरीके के लोग थे। जैसे आजकल भारत में आप देखोगे ना तो एक मध्यम वर्ग दिखेगा आपको, और एक उच्च वर्ग दिखेगा, और एक निम्न वर्ग दिखेगा। यानी एक ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है, आलीशान बंगले में रह रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग है, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को बिल्कुल
एवरेज पे लेकर के चल रहे हैं, यानी वो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। ठीक, तो बच्चों ध्यान से देखना, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से। यूरोप में दो प्रकार के ग्रुप थे, एक था राजशाही लोग थे जिनको कुलीन वर्ग कहा जाता है, और कुछ लोग थे गरीब लोग जिनको निम्न वर्ग के लोग कहा जाता है। होता क्या है कि उस समय पे यूरोप में कोई राष्ट्र राज नहीं था। जैसे इस समय पे आप देखते हो ना कि जर्मनी, इटली, ये आपको क्या दिखाई देते हैं, देश दिखाई देते हैं, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी प्रकार का देश नहीं था यूरोप में। होता क्या है कि एक औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति का मतलब इस प्रकार की एक क्रांति होती है कि भैया लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उद्योग धंधे करने लगते हैं, जिसके बाद पैसा आता है और लोग फिर उस पैसे का उपयोग करके क्या करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, और इस प्रकार से मध्यम वर्ग का जो होता है वो क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड पेपर में आता है कि मध्यम वर्ग के उदय का कारण क्या था, तो मध्यम वर्ग के उदय का कारण था फ्रांसीसी क्रांति। इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण धीरे धीरे करके होने लगता है, और आगे बढ़ेंगे समझ में आ रहा होगा कि दो गुट में यूरोप जो है था वो बटा हुआ था, कोई भी राष्ट्र राज नहीं था। फिर एक औद्योगिक क्रांति होती है और मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है। मध्यम वर्ग बहुत पढ़ा लिखा वर्ग था, और इस वर्ग ने यूरोप में जितनी भी क्रांतियां हुई उसमें बहुत ज्यादा इसने मदद की। इन्होंने क्रांतिकारियों का बहुत साथ दिया। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं उदारवाद का आरंभ। उदारवाद, अगर हम उदारवाद के बारे में बात करें, यानी कि उदारवाद इस प्रकार का एक उदारवाद का अर्थ है कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष और सबकी बराबरी। उदारवाद का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली आप देश प्रेम ही समझ सकते हो। ठीक है, तो ये उदारवाद का आरंभ कब होता है, ये होता है 19वीं शताब्दी में। कब होता है बेटा, 19वीं शताब्दी में होता है। और उदारवाद का अर्थ होता है कि व्यक्ति के लिए आजादी, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आजाद होना चाहता है, और कानून के समक्ष, है ना, और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। ऐसा ना हो कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाए तो उसको कानून उसके लिए दूसरा हो, और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति जाए तो उसके लिए कानून दूसरा हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका आरंभ कब होता है, 19वीं शताब्दी से हो जाता है। फिर आगे बात करें तो उदारवाद यह सबकी सहमत से बनी सरकार पर जोर देता है। यानी उदारवाद कहता है कि सबकी सहमत से जो सरकार बनेगी वही सरकार अच्छी होगी। ठीक है, जैसे भारत में क्या है, सब लोग वोट डालते हो, सबकी सहमत पे सरकार बनती है, तो भाई उदारवाद है भारत में। राइट, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग कहां से कहां पर आ गए, हम लोग सीधे 1789 से शुरू कर दिए, और हमने देखा कि फ्रांस में जो है क्रांति होती है, फिर उसके बाद नेपोलियन अपने कोड जारी करता है, सब कुछ फ्रांस में बेहतर चल रहा था। लेकिन 1815 के आसपास क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है जिसको बोला जाता है वियना। तो ये वियना संधि होती है, और वियना संधि जो होती है वो किन देशों के बीच में होती है, पहले ये भी अच्छे से जान लेना, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, ब्रिटेन, रूस और प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये चार देश जो होते हैं वो मिल जाते हैं। प्रशा एक्चुअली जर्मनी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो जर्मनी का एक राज्य है। तो हमने क्या बताया कि इस समय पर तो ब्रिटेन, रूस और प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर के क्या कर दिया, इन चारों ने मिलकर के किसको हरा दिया, इन चारों ने मिलकर के किसको हरा दिया, नेपोलियन को हरा दिया। किसको हरा दिया बेटा, इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। और नेपोलियन को किस युद्ध में हराया, तो वो युद्ध होता है वाटरलू का युद्ध। अब ये जो वाटरलू का युद्ध होता है इसमें नेपोलियन हार जाता है, और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक उसके अध्यक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक होते हैं ये बोलते हैं कि अब वापस से फ्रांस में बूर्बो वंश वापस से आना चाहिए, वापस से वहां पे जो राजतंत्र था वो वापस आना चाहिए, जो कि नेपोलियन के आने के बाद हट गया था। अब वापस से क्या होता है कि बूर्बो वंश जो होता है वो फ्रांस में वापस आ जाता है, और फिर क्या होता है कि जितनी सीमाएं थी फ्रांस की, उन सीमाओं पर आसपास के जो इलाके थे उन पे नेपोलियन ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि नेपोलियन एक अच्छा राजा था, ऐसा आप मान सकते हो। वो फ्रांस के बारे में सोचता था। ठीक है, तो अब उसने कुछ जितने भी राज्यों को स्थापित किया था उनको सबको हटा दिया गया। और फिर क्या किया इन्होंने, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने जब वहां पे कब्जा कर लिया फ्रांस के ऊपर, और इन्होंने अपनी अध्यक्षता में ऐसा करवाया, तो हुआ क्या कि फ्रांस की सीमाओं पर जो है ना इन्होंने कई राज्य बना दिए। क्यों बना दिए, ताकि फ्रांस और आगे ना बढ़ सके। ठीक है, तो वो कई जो है इन्होंने क्या कर दिए, राज्य स्थापित कर दिए। तो ये सब होता है 1815 के बाद। बच्चों आगे चलेंगे, अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में, आगे बात करेंगे और देखते हैं क्या होता है।
अब यूरोप जो होता है वो पुनः तानाशाही के शासन में फंस चुका था। क्यों फंस चुका था? क्योंकि अब जो है ना नेपोलियन जो होता है वो हार जाता है, ठीक है, तो वो फंस चुका था। अब क्या होता है? गुप्त संगठनों की स्थापना होती है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये गुप्त संगठन क्या होते हैं? जैसे समझने की कोशिश करो। आपके गांव में कोई प्रधान हो, उसको हटा दिया जाए। अब वो प्रधान क्या करेगा? वो सोचेगा कि भैया कुछ गुप्त संगठन बनाते हैं, छोटे छोटे संगठन बनाते हैं। और उन गुप्त संगठनों में कौन सा संगठन बना था? सबसे पहले ये मैत्सनी ने बनाया था, यंग इटली और यंग यूरोप। ये गुप्त संगठन की स्थापना हो जाती है। कौन बनाता है? मैत्सनी बनाता है। और मैत्सनी को इटली के राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि इटली के एकीकरण में मैत्सनी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद आगे बात करते हैं कि भैया मैत्सनी का जन्म कब होता है? मैत्सनी का जन्म होता है 1807 में। और जब 1807 में मैत्सनी का जन्म होता है, और फिर आगे सुनने की प्लीज कोशिश करिएगा, 1807 में जेनोवा में उसका जन्म होता है। और वो 1830 में ये सोच लेता है कि भैया मैं अब इटली को आजाद करके अर्थात एकीकृत करके ही क्या करूंगा? रहूंगा। यानी मीन्स 1830 में ही ये सोच लेता है, मात्र 23 वर्ष की आयु में, कि भैया मैं इटली को एकीकृत करके ही रहूंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद बात करें मैटरनिख ने क्या कहा? मैटरनिख ने कहा कि ये जो मैत्सनी है ना, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर ये मैटरनिख क्यों ऐसा बोल रहे थे? देखो मैटरनिख ने क्या किया था ना, कि जो ऑस्ट्रिया थी ना, ऑस्ट्रिया, उसके वो वियना में के कहें कि चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख, और उन्होंने ही नेपोलियन को हराया था, ठीक है, एक संधि के माध्यम से। अब ये मैटरनिख चाहते थे कि वापस से फ्रांस में बूर्बो वंश जो है वो बना रहे, कोई दूसरा वंश अब ना आ पाए, फिर से कोई क्रांतिकारी घटना ना हो। लेकिन मैत्सनी गुप्त संगठन के माध्यम से क्या कर रहा था? क्रांतिकारी घटनाओं को परिणाम देने की कोशिश कर रहा था, तो उसने गुप्त संगठन बना दिए थे। इसीलिए जो मैटरनिख थे ये इनसे चिढ़ते थे। ये मैटरनिख इनसे चिढ़ते थे। किससे चिढ़ते थे? मैत्सनी से चिढ़ते थे। मैत्सनी का संबंध मैटरनिख के साथ बहुत है, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे बच्चों, अब बात करते हैं क्रांतियों का युग, यानी कुछ अब क्रांतिकारी घटनाएं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब 1815 में वियना संधि हो गई, वहां से नेपोलियन की हार हो जाती है, बाद में नेपोलियन की डेथ भी हो जाती है कुछ सालों के बाद, उससे आपका भी मतलब नहीं है। अब बात करते हैं क्रांतियों के युग। अब क्रांतियों में क्या होता है? जो पहली क्रांति होती है वो पहली क्रांति होती है जुलाई क्रांति, और ये कब होती है? 1830 में। कहां पर होती है? फ्रांस में होती है। सर आखिर ये क्यों होती है? सर आखिर ये क्यों होती है जुलाई में फ्रांस क्रांति? क्यों? ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस में जुलाई क्रांति क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि वहां के जो लोग होते थे ना, वो बहुत परेशान हो रहे थे, भूख से परेशान हो रहे थे, और बहुत ज्यादा क्या थे, जो वहां का अध्यक्ष था जिसको कि चार्ल्स दसम था। अब चार्ल्स दसम को ऑस्ट्रिया के चांसलर ने ही क्या किया था? स्थापित कर दिया था वहां पे, या कहें कि उनको बोल दिया था कि भाई तुम वहां पे जो है राज कर लो अब। तो ये जो बोर्बो शासक जो चार्ल्स दसम था, इसको उखाड़ फेंकते हैं जुलाई क्रांति में। कौन उखाड़ फेंकता है? कौन उखाड़ फेंकता है? भाई फ्रांस के क्रांतिकारी उखाड़ फेंक देते हैं उसको, ठीक है, और जो कोई मैटरनिख ने इसको स्थापित कर दिया था वहां पे। अब आगे बात करते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है 1830 में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि 1830 में जब फ्रांस में पहली क्रांति जुलाई क्रांति होती है, इसको जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो होता यह है कि बूर्बो शासक चार्ल्स दसम को उखाड़ फेंका जाता है, जो कि वहां के क्रांतिकारी उखाड़ फेंकते हैं। फिर लुई फिलिप को वहां का अध्यक्ष बना दिया जाता है, कहां का? फ्रांस का, और संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया जाता है। बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि भैया बता दो कि 1830 में, या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि लुई फिलिप की अध्यक्षता में कब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया? तो 1830 में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो क्या होता है। अब जब ये स्थापित कर दिया जाता है तो मैटरनिख क्या बोलते हैं? मैटरनिख कहते हैं कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात इन्होंने क्यों बोली? जैसे इन्होंने बोला कि भाई जब भी फ्रांस को छींक आती है ना, तो इस सर्दी जुकाम यूरोप को हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो फ्रांस में हो रहा था वो सारी चीजें यूरोप में भी हो रही थी, इसलिए वो फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा मैटरनिख बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आई होगी बात। दो बातें हमने बताई। मैटरनिख ने मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, और मैटरनिख ने ही कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सबको सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों कहा? क्योंकि जो फ्रांस में होता था वही हमारे यूरोप में हो जाता था। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे। अब बच्चों ब्रुसेल्स में भी विद्रोह हो जाता है। सर ब्रुसेल्स क्या है?
ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स इस समय पर बेल्जियम की राजधानी है, जो कि आप सत्ता की साझेदारी चैप्टर में पढ़े होंगे। तो ब्रुसेल्स में विद्रोह हो जाता है, जो कि ब्रुसेल्स पहले नीदरलैंड के अंदर था। अब नीदरलैंड बेल्जियम से अलग हो जाता है। तो ये हुआ, समझ लो कि नीदरलैंड के अंदर क्या हो जाता है, विद्रोह होता है, और जिसकी वजह से नीदरलैंड के अंदर ब्रुसेल्स होता है, उसमें विद्रोह हो जाता है, या कहें कि नीदरलैंड में हो जाता है, एक ही बात है। और फिर बेल्जियम जो होता है वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। ये दूसरा आपने क्रांति देखी। फिर आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं यूनान। यूनान क्या था? ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब यूनान जो है ना, इसको यूरोपीय सभ्यता का पालना भी बताया गया है, यह आपने पढ़ा होगा। ठीक, क्यों बताया गया है? क्योंकि ऐसा बोला गया कि भाई यूरोप को सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? यूनान से सीखना चाहिए। अब यूरो जो हमारा यूनान होता है वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इसने अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। कब? 1821 में। और बाद में एक संधि के माध्यम से जिसको बोला जाता है कुस्तुनतुनिया की संधि, ये संधि हो जाती है 1832 में। भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस संधि को प्लीज जरूर देखना, क्योंकि 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, जिसकी वजह से जो यूनान होता है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल जाती है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। अब आपको क्या लगता है कि कोई भी देश ऐसे ही आजाद हो जाता है? लड़ाई झगड़ा करके, क्रांति करके आजाद हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भारत क्या देश सिर्फ भगत सिंह और महात्मा गांधी जी की वजह से आजाद हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कुछ संगीत बने, कुछ चित्र बनाए गए, तब लोगों के अंदर क्या हुआ? देश प्रेम की भावना जागृत हुई, तब भारत आजाद हुआ। ठीक उसी प्रकार से यूरोप में भी हुआ। यूरोप में क्या हुआ बच्चों? ध्यान से देखना। यूरोप में कला, काव्य और कहानियां और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं का निर्माण कर दिया, और कुछ ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन किए गए जिसकी वजह से लोग जाने कि भैया राष्ट्रवाद होता क्या है, देश प्रेम होता क्या है। फिर उसके बाद स्थानीय जो भाषा थी उसके ऊपर क्या कर दिया गया? जोर दे दिया गया कि भैया जो वहां की भाषा थी, लैंग्वेज थी, उसके ऊपर जोर दिया गया। इन सभी कारण की वजह से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो सका। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे, अब बात करते हैं भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। अब आपने देखा कि 1830 में क्रांतियां हो जाती हैं, और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बताया था कि भाई जुलाई क्रांति का जो मुख्य कारण था वो ये था कि लोग भूखमरी से परेशान थे, लोग बेरोजगार थे, इसलिए पहली क्रांति जुलाई क्रांति होती है। ठीक है, सो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, तो भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह होता है। होता क्या है एक्चुअली बच्चों, कि यूरोप की जनता बहुत तेजी से क्या कर रही थी? अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर रही थी। लेकिन इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो वहां के लोग परेशान नहीं थे, और यूरोप के लोग बेरोजगार हो रहे थे, शहरों के में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोग गरीब बस्तियों में जाकर के रहने लगे थे ताकि वो रोजगार भी मिलता है शहर में। फिर आगे बढ़ेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ था तो उसको इतना ज्यादा परेशानी नहीं थी। आगे बढ़ेंगे, अब क्या होता है कि कठिनाइयां पैदा हो गई, जन विद्रोह पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि भूख से परेशान लोग, बेरोजगार लोग, तो फिर जन विद्रोह हो गया, यानी लोग आपस में लड़ने लगे। और फिर एक वक्त आता है 1848 ईस्वी में, जो फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस होती है, वहां के लोग सड़क पर उतर आते हैं। और आपने देखा होगा कि जब 1830 में बूर्बो शासक चार्ल्स दसम को उखाड़ फेंका जाता है, तो लुई फिलिप को वहां पे अध्यक्ष बनाया जाता है और फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा हो जाती है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि जो वो लुई फिलिप था, अब उसको भी भागना पड़ा, क्यों? क्योंकि अब लोग जो थे वो सड़क पर उतर आए थे और लुई फिलिप भी कुछ कर नहीं पा रहा था, भूखमरी बढ़ती चली जा रही थी। राइट, अब क्या होता है कि भैया लुई फिलिप को भागना पड़ा, और 1848 में फ्रांस में एक नवीन गणतंत्र की जो है वो घोषणा हो जाती है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब होती है? 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक नवीन गणतंत्र की घोषणा हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या निर्णय लिए जाते हैं? सबको रोजगार की गारंटी दी जाती है, कारखाने खोले जाते हैं, और 21 साल से अधिक उम्र के जो वयस्क पुरुष होते हैं उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जैसे भारत में 18 वर्ष है, वैसे ही फ्रांस में 21 वर्ष के लोग वोट डाल सकते हैं। लेकिन पता है दर्दनाक बात क्या थी? कि महिलाओं को अभी भी वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था, सिर्फ पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिला था।
राइट। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी का एकीकरण कब होता है? 1871 में। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सर जर्मनी के एकीकरण क्यों हुआ? जर्मनी क्या था? यूरोप का हिस्सा था। इटली क्या था? यूरोप का हिस्सा था। अब ये हिस्से चाहते थे कि हम अपना एक राष्ट्र राज्य बनाएं, अपना अपना एक देश बनाएं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि 1848 में जब फ्रांस में जो फ्रांस में होता था ना, वही चीजें कहाँ होती थी? यूरोप में होती थी। तो 1848 में जो फ्रांस था, वो सॉरी जर्मन जो था, वो 39 राज्यों का एक संघ था, या कहे परिसंघ था, या कहे कि महासंघ था, ठीक है। तो एक 39 राज्यों का एक संघ था, और वहां पे ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का एक जनक था। अब ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद वो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के जनक कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। 7 वर्षों में इन्होंने लगातार युद्ध लड़े। किसके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा? भैया किसके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा? सबसे पहले ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। जर्मन के लोग हैं, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ते हैं, डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ते हैं, और फ्रांस के साथ भी युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। और उनके बाद तीनों में जो है किसकी जीत हो जाती है? जर्मनी की। जर्मनी का मतलब प्रसा की जीत हो जाती है, क्योंकि वो प्रसा उसका एक राज्य है। उसके बाद 1871 में जो प्रसा के राजा होते हैं काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है, और जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं इटली के एकीकरण की। इटली का एकीकरण कब होता है? 1870 में। अब बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन आएगा कि इटली के एकीकरण में ऐसे कौन से 3 क्रांतिकारी हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नाम याद रखोगे, मैत्सनी, गैरीबाल्डी और कावुर, राइट। अब देखिए क्या होता है कि 1870 में जब इटली का एकीकरण होता है, इसमें क्या क्या हुआ था? इटली जो है, इटली राज्यों और हैब्सबर्ग साम्राज्य में अलग अलग रूप से बिखरा हुआ था, ठीक है। ये बिखरा हुआ था, कुछ हैब्सबर्ग साम्राज्य में और उसके बाद कुछ राज्यों में डिवाइड था, और पूरे इटली में इतालवी भाषा पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी, क्योंकि अब चूंकि जैसे भारत है, अब भारत में क्या है कि भारत बहुत सारी भाषा यहाँ पे बोली जाती है, लेकिन वैसे ही इटली के अंदर एक भाषा अर्थात इतालवी भाषा नहीं बोली जाती थी, जबकि बोला जाना चाहिए ना सब, क्योंकि हर व्यक्ति को बोलना चाहिए इतालवी भाषा। फिर क्या होता है कि 1830 के दशक में मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया था। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1830 में जब मात्र वो 23 वर्ष की उम्र का था, तभी उसने प्रयास किया था कि इटली एकीकृत हो जाए। फिर क्या होता है, उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी स्थापित किए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था, राइट। फिर आगे उसने ये लोग आ गए, और फिर उसके बाद जब काबुर आया, गैरीबाल्डी आए, तो हेल्प मिल गई। आगे क्या होता है देखते हैं जरा ध्यान से। प्रधानमंत्री काबुर ने राज्यों को संगठित करने के लिए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, और फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांट के बीच में एक कूटनीतिक संधि हो गई। तो अब यह बात याद रखना कि इटली का एकीकरण होता है तो किसके बीच में संधि होती है? तो संधि होती है सार्डिनिया पीडमांट और फ्रांस के बीच में, एक कूटनीतिक संधि हो जाती है। फिर क्या होता है कि 1859 में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। किसको हरा दिया? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। उधर जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया को हराया था, और इधर इटली ने भी ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और जो गैरीबाल्डी होते हैं, गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक होते हैं, वो भाग लेते हैं। तो आई होप यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा। यानी आप क्या देखे, आपने देखा कि भैया मैत्सनी है, उन्होंने कुछ गुप्त संगठन बना दिए। उसके बाद काबुर ने क्या कर दिया? कूटनीतिक संधि कर दी, और ना गैरीबाल्डी ने क्या कर दिया? नेतृत्व प्रदान कर दिया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तीनों ने अपना अपना काम कर दिया। और अब क्या होता है? अब होता है कि 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित कर दिया जाता है। किसका? इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अभी इटली के सारे राज्य एकीकृत नहीं हुए थे, यानी पूर्ण रूप से कहें तो इटली अभी एकीकृत नहीं हुआ था। कुछ सालों के बाद 1870 में यह एकीकरण जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे लॉजिक है, प्लीज ध्यान से सुनना जो मैंने बताया कि 1861 में राजा घोषित किया जाता है, लेकिन 1870 में पूर्ण एकीकरण जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले इटली का एकीकरण हुआ, 1 साल बाद जर्मनी का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब बात करते हैं कि भैया इटली का एकीकरण हो गया हमारे पास। अब इटली के एकीकरण के बाद अब आगे बात करेंगे कि भैया अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रांस है ना, तो
फ्रांस में जो राजा थे वो कहेंगे वो नेपोलियन बोनापार्ट। तो बोर्ड पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, तो वो फ्रांस से था। मैथ्सनी का संबंध किसके साथ साथ था, तो इटली के साथ था। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किसके साथ था, तो वो जर्मनी के साथ था। इनकी तस्वीरें आप देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तां। अब यहां पे ना बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको लगता है कि भैया भारत आजाद हुआ तो एक क्रांतिकारी घटनाएं हुई, है ना, राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के अंदर उत्पन्न हुई। लेकिन सर क्या यूरोप में भी ऐसा ही हुआ? लेकिन क्या हर जगह पे ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंग्लैंड के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ब्रिटेन के साथ में वहां पे एक लंबी प्रक्रिया चली थी, एक लंबी प्रक्रिया चली थी। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, जो ब्रिटेन था उसमें चार जाति थी। एक पहली इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इनकी जो प्रजाति थी वो नृजाति थी। नृजाति का मतलब क्या होता है सर? नृजाति थी। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है? नृजाति, अब मैंने मुंह से बोल दिया, प्लीज लिख लेना। तो नृजाति थी। नृजाति का मतलब होता है कि वो लोग अपने आप को दूसरे समूह से अलग समझते हैं। तो अगर बोर्ड पेपर में आ जाए नृजाति का अर्थ क्या है, तो समझना कि जो अपने आप को दूसरे से अलग समझे। जैसे भारत में एक धर्म दूसरे को अलग समझता है कि भाई वो दूसरे के हैं, वैसे ही वहां पर भी था ब्रिटेन में। अब क्या होता है कि भैया ब्रिटेन में कोई क्रांति नहीं होती है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया चलती है। एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और ब्रिटेन में 4 प्रकार के जात समूह थे। एक था अंग्रेज थे, यानी इंग्लैंड के लोग थे, वेल्स थे, स्कॉट थे, और उसके बाद क्या थे? आयरिश थे। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। स्कॉटलैंड, आयरिश और उसके बाद अंग्रेज जो कि इंग्लैंड थे, है ना, इंग्लैंड वाले थे। अब होता क्या है कि इंग्लैंड और स्कॉट, इन दोनों के बीच में, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में आ जाता है और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो जाता है। यानी इन दोनों ने मिलकर के किसका गठन कर दिया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कर दिया। अब आपने देखा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिल गए। अब ये आगे चल करके आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही करते हैं। और क्या करते हैं आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहां देखते हैं। जो स्कॉटलैंड के लोग थे, उनको ये इंग्लैंड वाले बोलते थे कि भैया आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते। यानी स्कॉटिश लोगों को गैलिक भाषा बोलने पर मनाही थी और राष्ट्रीय पोशाक नहीं पहन सकते थे। राष्ट्रीय पोशाक मतलब जैसे भारत में लोग क्या है कि भाई भगवे कलर का कपड़ा पहन रहे हैं, मुस्लिम लोग ग्रीन कलर का कपड़ा पहन रहे हैं, मतलब एक रंग से लोगों को जज कर लिया जाता है। वैसे ही वहां पे पोशाक जो थी वो पहनने को मनाही थी। ये इंग्लैंड वाले लोग बोलते थे कि भैया तुम नहीं पहन सकते अपनी राष्ट्रीय पोशाक, तुम नहीं बोल सकते अपनी भाषा। इस कारण इन लोगों को अपना वतन छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा और बाद में इंग्लैंड वाले लोगों ने स्कॉटलैंड पर भी कब्जा कर लिया। फिर क्या होता है, आयरलैंड की बात करते हैं। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो अब भैया आयरलैंड वाले लोग भी शामिल हो गए यूनाइटेड किंगडम में। फिर क्या होता है बच्चों कि ब्रिटेन का जो झंडा होता है, जिसको यूनियन जैक बोलते हैं, जो कि झंडा वहां पे आप देख सकते हो, और राष्ट्रीय गान वहां का जो है वो है गॉड सेव आवर नोबल किंग। इसको सम्मान दिया जाने लगा, राइट। तो ये थी हमारी ब्रिटेन की कहानी। आगे चलेंगे मेरे बच्चों, अब बात करेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में क्या होता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि भारत में भारत माता की तस्वीर बनाई गई, है ना। वैसे ही जो फ्रांस था, जर्मनी था, वहां पे किसकी तस्वीरें चली? ठीक। तो बच्चों अगर राष्ट्र दृश्य की कल्पना की बात करें तो सबसे पहले मारियान या कहीं कहीं पे मारियाना मिलेगा। ये जो है ना एक फ्रांस की नारी रूपक थी। फ्रांस की नारी रूपक, जैसे भारत की नारी रूपक भारत माता बोलोगे, वैसे फ्रांस की नारी रूपक मारियान थी। और ये लाल टोपी पहनती थी, है ना, यानी इस पिक्चर में आप लाल टोपी देखोगे, है ना, उसके बाद तिरंगा देखोगे और उसके बाद आप कलगी देखोगे। कलगी का मतलब जैसे बालों में यहाँ पे कुछ लगा हुआ होता था इनके, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जर्मेनिया जर्मन की थी नारी रूपक, और ये बलूत वृक्ष के पत्तों का एक मुकुट पहनती थी। ये जो मुकुट पहनती थी उसमें बलूत वृक्ष थे, राइट, उनके पत्तों के मुकुट को पहनती थी। और ये तलवार को अपने साथ में रखती थी जिस पर लिखा होता था कि जर्मन तलवार, ये पूछा जाएगा, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। यानी ये जो जर्मन की तलवार है, जर्मनी की जो तलवार है, ये क्या करती है? ये जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार ये जो पूरा चैप्टर था वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। मन करे तो आप कमेंट भी करना, और क्या आप इसी तरीके से अगला अध्याय और चाहते हैं, प्लीज जरूर बताना।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले अध्याय में।